हाय एवरीवन, सो दिस इज काव्या अग्रवाल। हम लोग करने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज की प्रैक्टिस फ्रॉम आर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। सो बोर्ड्स हैं, 24 फेब को हमारा अकाउंटेंसी का एग्जाम है। सो जितने भी 1 मार्कर्स हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, एक एक नंबर वाले, वो हम प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हम देखेंगे कि हम क्विकली किस तरह से एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा टाइम ना देना पड़े। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। तो एक चीज समझो कि आपके एग्जाम में ना आपको एमसीक्यूज में प्रॉपरली चीजें एक्सप्लेन नहीं करनी है। मतलब अगर आपको डायरेक्टली आंसर पता है, कैलकुलेट करने का आपको इतना रिक्वायरमेंट नहीं है, वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा ऑप्शन डालकर आंसर लिख सकते हो। पूरी वर्किंग निकालने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है इन दी एमसीक्यूज पार्ट। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला असर्शन गिवन है, व्हेन द शेयर्स आर forfeited, share capital account is debited with the amount called up and credited to respective unpaid calls account, that is calls in arrear, and share forfeiture account। तो बिल्कुल सही लिखा है कि जब भी शेयर फोरफिट होते हैं तो हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं कॉल्ड अप अमाउंट के साथ, और क्रेडिट करते हैं एक तो कॉल्स इन एरियर और दूसरा फोरफिचर अकाउंट। तो असर्शन इज करेक्ट। रीजन है बिकॉज द शेयर्स आर फोरफिटेड, all entries relating to share forfeited except those relating to security premium already recorded in accounting records must be reversed। तो रीजन भी बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का कि जब भी फोरफीचर होता है तो एंट्री को रिवर्स कर दिया जाता है। ठीक है, जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल इंक्रीज होता है, क्रेडिट करते हैं। बट जब शेयर फोरफिट होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, तो हम उसी क्रेडिटेड शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। तो रीजन भी बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, ओके, ठीक। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम सब्सक्रिप्शन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एज पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कैनॉट बी लेस देन 90% ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल। सो जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का केस होता है वो इशूड कैपिटल से रिलेटेड होता है कि इशूड कैपिटल का एटलीस्ट 90% आपको रिसीव होना जरूरी है, तभी फर्दर अलॉटमेंट हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आता जाता रहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, अल्फा लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 110 पर शेयर। ये 10 नहीं आएगा, ये 100 आएगा। ठीक है, 100 रुपए का शेयर 110 में हम इशू कर रहे हैं। एंटायर अमाउंट वॉज पेबल ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं 48,000 के लिए एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल दी एप्लीकेंट्स। हमें बताना है कि एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा रिसीव होगा। तो बहुत सिंपल है, अप्लाइड है 48,000 और इशू हो रहे हैं 110 पे। सो 48,000 मल्टीप्लाई 110 ही आएगा, 52,80,000, ऑप्शन ए। ठीक है, सिंपल, ओके। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। गिवन है, आपको बताना है ऑन फोर फीचर ऑफ दीज शेयर्स कॉल्स इन एरियर अकाउंट विल बी। हमें कॉल्स इन एरियर का अमाउंट और साइड बतानी है। सो गिवन है, लेक्सा लिमिटेड इशूड 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2, तो मतलब 10+2 में इशू हुआ है। अमाउंट पेबल है एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 5 का फेस वैल्यू और 2 का प्रीमियम, और बैलेंस है फर्स्ट और फाइनल कॉल मतलब कि 5 रुपीज की। ठीक है, सब कुछ फुली सब्सक्राइब्ड है। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 1,000 इक्विटी शेयर्स। तो फोर फीचर के टाइम पे कॉल्स इन एरियर में कितना अमाउंट आएगा ये आपको बताना है। तो बहुत सिंपल है कि 1,000 शेयर्स पे हमें रिसीव नहीं हुआ है पैसा, और कितने पैसे नहीं रिसीव हुए, हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई जो कि है 5 रुपए की। तो 1,000 × 5 इज 5,000, और फोर फीचर की एंट्री में कॉल्स इन एरियर क्रेडिट होता है। सो क्रेडिटेड बाय 5,000 इज द राइट आंसर। ठीक है, डन। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी का क्वेश्चन है, द डिबेंचर्स विच डू नॉट कैरी अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो वो डिबेंचर्स जिन पे कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उनको हम बोलते हैं जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स। ठीक है, जीरो कूपन रेट डिबेंचर्स, ये ध्यान रखना कि इस पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। ओके, चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, KLB लिमिटेड forfeited 3,000 shares of 10 each, 8 called up for non-payment of first call of 2. All these shares were reissued at 7 per share, 8 paid up। हमें बताना है कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा। तो देखो, कैपिटल रिजर्व में कैसे जाएगा, हमें सबसे पहले चेक करना है कि फोर फीचर में कितना अमाउंट आया होगा। तो शेयर फोर फीचर में आएगा
3000 शेयर्स हैं, ठीक है, और 8 रुपए कॉल हुए जिसमें से 2 रुपए रिसीव नहीं हुए हैं, तो मतलब 6 रिसीव हो गए होंगे, वही हमने फोरफिट करा है, तो 18,000 तो हमने फोरफिट करे। ओके। रीशू हो रहा है एट 7 पर शेयर, 8 पेड अप, मतलब पेड अप का मतलब कितने वाला शेयर, सो 8 रुपए वाला शेयर, साथ में रीशू हुआ है यानी कि 1 रुपए का डिस्काउंट है, सो 3,000 पे 1 रुपए का डिस्काउंट यानी कि 3,000, तो बचे कितने, 15,000, जो कि हमारे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होंगे। ठीक है, बहुत सिंपल। ओके, चलिए इसके बाद और में गिवन है एन यू के लिमिटेड forfeited 1,000 shares of 10 each fully called up for non-payment of 2 per share. 800 of these shares were reissued at 11 per share fully paid. So 800 shares हम रीइश्यू कर रहे हैं 11 रुपए पे एज फुली पेड, मतलब कि 10 वाला शेयर 11 में रीइश्यू हुआ होगा, तो एक का हमारा प्रीमियम है। कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा, तो देखो बहुत सिंपल, सबसे पहले 1,000 शेयर्स पे कितना अमाउंट फोरफिट हुआ होगा, 8 रुपए, क्योंकि 2 रुपए नहीं मिले तो बाकी के 8 रिसीव हो गए होंगे, सो 8,000 तो फोरफिटेड है। ठीक है, बट रीइशू हम कर रहे हैं सिर्फ 800 शेयर्स, सो अगर 8,000 का प्रॉफिट 1,000 शेयर्स पे है, तो 800 शेयर्स पे कितना होगा, सिंपल है, 800 इंटू 8 यानी कि 6,400। ठीक है, डिस्काउंट इसमें है नहीं, तो 6,400 हमारा पूरा का पूरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ओके, डन। देन आपको एक केस स्टडी गिवन है, हमें इसमें 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो हमें सॉल्व करने हैं। ओके, देखो गिवन है, ऋचा, शीना एंड ताप्ती were partners in a firm sharing profits and losses in 3-2-1. Partnership deed provided for charging IOD at 10% per annum. ड्रॉइंग्स हैं 50,000, 40,000 और 30,000, और नेट प्रॉफिट हमें गिवन है 57,000 का। बताना क्या है कि शीनाज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी, तो आईओडी बताना है शीना के केस में। सो ड्रॉइंग्स देखो कितनी है, शीना की ड्रॉइंग्स है हमारे पास 40,000, ठीक है, रेट है 10%, और डेट ऑफ ड्रॉइंग्स हमें नहीं बताई है, ड्यूरिंग द ईयर ही गिवन है बस, तो आपको एवरेज लेके चलना होता है, 6/12 करेंगे, ये आएगा आपके पास 2,000। ठीक है, 2,000 हमारा इंटरेस्ट। ओके, देन ताप्ती का शेयर ऑफ प्रॉफिट बताना है, तो मतलब आपसे डिविजिबल प्रॉफिट पूछा है इसमें, सो डिविजिबल प्रॉफिट के लिए आपको पहले आईओडी निकालना पड़ेगा ताकि हम डिविजिबल प्रॉफिट निकाल पाए। तो बहुत सिंपल है कि देखो, हमें ऋचा का आईओडी कैसे आएगा, 50,000 की ड्राइंग्स है, इसका 10% 5,000, और 6 महीने के लिए कितना बनेगा, 2,500। ठीक है, ताप्ती का आईओ सॉरी शीना का आईओडी हमने निकाला 2,000, और एक और पार्टनर है टी, उसका कितना आएगा, 30,000 का 10% इस 3,000, और 6/12 करोगे तो 1,500। ठीक है, सो ये कितना बना, 2,500 प्लस 2,000 प्लस 1,500, ये बन गया आपका 6,000 का आईओडी। ठीक है, 6,000 का आईओडी, और हमारे पास नेट प्रॉफिट है 57, सो 57,000 प्लस 6,000, जो कि आएगा 63,000। इस 63,000 को हम डिवाइड कर देंगे इनकी रेशियो में, हमें टी का शेयर निकालना है जो कि है 1/6, सो 63,000 का 1/6 करेंगे, ये आएगा 10,500। ठीक है, 10,500 इज द राइट आंसर। ओके, ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9th। सो डेथ का क्वेश्चन है, नीकू, माला एंड रितु वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 5-3-2. Niku died on 30 September 2023. Deceased partner was entitled to his share of profit up to the date of death, which was to be calculated on the basis of previous year profit, जो कि है 80,000। तो हमें शेयर ऑफ प्रॉफिट ही निकालना है डिसीज पार्टनर का, बहुत सिंपल है, 80,000 टोटल प्रॉफिट, नीकू का शेयर है 5/10, ठीक है, और डेथ हो रही है 30 सितंबर, तो 6 महीने फर्म में रहा, सो 6/12, ये आएगा 80,000 का 5/10 इंटू 6/12, दैट इज 20,000, 20,000। ठीक है, राइट, ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट, और मैं आपको गिवन है मानसी का गेन या सेक्रीफाइस हमें निकालना है, तो देखो ओल्ड रेशो है 4:3:3, तो मानसी का शेयर कितना बनेगा, 3/10। ठीक है, और रेशो चेंज होकर हो गई है 5:3:2, तो न्यू शेयर बना है 2/10। ओके, सो 3/10 माइनस 2/10 यानी कि 1/10 का है सेक्रीफाइस, पहले 3 था फिर 2 हो गया, सेक्रीफाइस हुआ है 1/10। सिंपल। ओके, सिंपल। चलिए इसके बाद 10th, डिसोल्यूशन का क्वेश्चन है,
आपको बताना है द अमाउंट पेड बाय चेक टू द क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को हम कितना पे कर रहे हैं चेक से, वो हमें बताना है इसमें। सो गिवन है लता, मेहू एंड नमिता पार्टनर्स हैं, रेशियो है 3:1 की। इन्होंने फर्म डिसॉल्व करी है 31 मार्च, और क्रेडिटर्स टुक ओवर स्टॉक ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 80,000 एट 80% इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर अमाउंट ऑफ 90,000। मतलब कि हमारे जो क्रेडिटर्स की बुक वैल्यू है वो 90,000 की है, वो 90,000 के क्रेडिटर्स 80,000 का स्टॉक लेके जा रहे हैं 80% पे। ठीक है, सो 80,000 का स्टॉक अगर 80% पे लेके जा रहे हैं, यानी कि वो 64,000 में लेके जाएंगे, 64,000 में लेकर जा रहे हैं। सो कितना आएगा ये 80,000 माइनस 64 प्लस 10,000, दैट इज 26,000। देखो समझो, पार्ट सेटलमेंट पे हम, पार्ट सेटलमेंट है मतलब 80,000 का स्टॉक वो 80% की वैल्यू पे लेके जा रहे हैं, तो मतलब 80,000 वाला स्टॉक 64 में लेके जा रहे हैं। बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा हमारे पास 16,000। एक तो हम ये पे करेंगे, ठीक है। दूसरा, हमारे क्रेडिटर्स तो 90,000 के थे, और वो एसेट लेके जा रहे हैं 80,000 वाला, तो बाकी के जो 10,000 क्रेडिटर्स बच गए हम उनको भी पे करेंगे। तो आपका अमाउंट आएगा यहाँ पे 26,000। ठीक है। जनरली क्या होता है कि जब भी लाइबिलिटी के एक्सचेंज में एसेट जाता है तो उसकी एंट्री नहीं होती है, बट इस केस में लिखा है कि बैलेंस अमाउंट वॉज पेड। ठीक है, तो 80,000 का स्टॉक वो 80% पे लेके जा रहे हैं, तो जो बैलेंस बचा 16,000 का, एक तो हम वो पे करेंगे, और दूसरा 90,000 के क्रेडिटर्स 80,000 का स्टॉक लेके जा रहे हैं, तो बाकी के जो 10,000 बच गए हमारे क्रेडिटर्स उनको भी पे करना है, तो वो भी ऐड कर दो, तो टोटल 26,000 बनेगा। ठीक है, ओके। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर, और पार्ट है इसमें। सो सान्या, सार्थक एंड नित्या वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 4:3:1। फर्म डिसॉल्व हुई और फर्म के पास डेटर्स थे 3 लाख के, प्रोविजन था 30,000 का। ऑन डिसोल्यूशन डेटर्स फॉर 20,000 प्रूव्ड बैड एंड रिमेनिंग डेटर रियलाइज 90%। कितना अमाउंट रियलाइज हुआ है डेटर से वो हमें बताना है। देखो, डिसोल्यूशन के केस में जो प्रोविजन होता है वो आप लाइबिलिटी के फॉर्म में ब्रॉट डाउन करते हो, तो उससे तो मतलब नहीं है। हमारे पास डेटर्स थे टोटल 3 लाख के, जिसमें से 20,000 तो बैड है, तो वो माइनस कर दो, बचे 280, 2,80,000 गुड डेटर्स हैं। ये 90% रियलाइज कर रहे हैं, सो 2,80,000 का 90%, 280 का 90% आएगा 252, ऑप्शन डी। ठीक है, 252 आएगा। ओके, पहले बैड डेट्स माइनस करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसका 90%। ओके, ठीक है। चलिए, देन क्वेश्चन नंबर 11th। सो नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। हमें निकालना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ हेमा, तारा एंड ओजस। तो आपको ओल्ड रेशो गिवन है 2:3, और बोला है दे एडमिटेड ओजस। हेमा सरेंडर्ड 1/3 ऑफ हर शेयर एंड तारा सरेंडर्ड 1/2 ऑफ हर शेयर इन फेवर ऑफ ओजस। तो ऑफ का मतलब है आपको मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस निकालना होता है। तो सबसे पहले हेमा का अगर हम सेक्रीफाइस देखें, सो हेमा का ओल्ड शेयर था 2/5, इसका 1/3 उसने सेक्रीफाइस किया है, यानी कि 2/15। ठीक है। इसी तरह से तारा का सेक्रीफाइस कितना आएगा? ओल्ड शेयर है 3/5 और सेक्रीफाइस कर रही है 1/2, तो 3/10। ठीक है, अगर मैं इन दोनों ही सेक्रीफाइस को ऐड कर दूं तो मेरे पास नए पार्टनर का शेयर आ जाएगा। सो ओजस का शेयर कितना आएगा? 2/15 प्लस 3/10। एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर में 30। ठीक है, तो ये बनेगा 6, और 3 3 9, सॉरी, क्या आएगा, 2 2 4 और 3 9, तो ये बनेगा 13/30 का शेयर ऑफ ओजस। ठीक है, अब आप ऑप्शंस में ही चेक कर लो, ये रहा 13, नए पार्टनर का शेयर 13, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बनेगा। अब आपको इसमें पूरा कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि तीनों पार्टनर का आप निकालोगे, फिर सब सेक्रीफाइस माइनस करोगे, तब जाके न्यू शेयर आएगा, रेशो बनाओगे। इतना काम नहीं करना है, ये एमसीक्यूज हैं। आपको अगर आंसर मिल रहा है ऑप्शंस में आधा ही निकाल के, तो बस ठीक है यार, काम हो गया। ठीक है, एमसीक्यू है आपके, वर्किंग्स उसमें चेक नहीं कर रहा कोई कि अगर आपने वर्किंग सही करी है बट ऑप्शन आपने गलत लिख दिया तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। आपका ऑप्शन अगर सही है तो 1 नंबर मिलेगा, ऑप्शन गलत है तो कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो, इसके बाद नेक्स्ट है आरो, भुवन एंड चारू वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 1 2 एंड 6। चारू की डेथ हो जाती है, आरो एंड भुवन एक्वायर्ड चारू शेयर इन द रेशो 2:1। हमें न्यू
प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बतानी है। सो देखो, सबसे पहले जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो गेन करेंगे। सो आरोह का शेयर कितना, गेन कितना आएगा? ए का गेन आएगा, चारू का शेयर था 6/3 और 9, 6/9, इसका 2/3 जो है वो पहला पार्टनर गेन करेगा। तो ये आपके पास आएगा 6 2 12, 9 3 27, इसको कट कर लेते हैं थोड़ा सा, 3 4 12, 3 9 27, तो 4/9। तो हमारा आरोह का गेन आ गया। ठीक है, अब इसका अगर आपको न्यू शेयर निकालना है तो कैसे आएगा? ओल्ड में न्यू, ओल्ड में गेन प्लस कर दो। सो आरोह का ओल्ड शेयर था 1/9 और गेन है 4/9, तो ये बनेगा 5/9 का न्यू शेयर ऑफ ए। ठीक है, न्यू शेयर 5/9 है। और फॉर्म ऑप्शंस में चेक कर सकते हो, 5, ये रहा 5 किसका होगा? आरोह का होगा। तो आपको आंसर पता चल गया, 5:4 इज द राइट आंसर। ठीक है, ओके, डन। देन इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। श्रीकांत एंड अजय वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 5:3। श्रीकांत विड्रू 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन श्रीकांत ड्रॉइंग @ 6% पर annum। हमें अमाउंट बताना है कि कितना चार्ज होगा आईओडी। सो देखो, 10,000 विड्रॉ कर रहे हैं बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 40,000 टोटल ड्रॉइंग्स आएंगी, इस पे 6% इंटरेस्ट। ठीक है, और टाइम पीरियड कितना लगेगा? बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, तो मतलब कि आपका जो टाइम पीरियड बनेगा वो बनेगा 12 + 3/2, यानी कि हमारा 15/2, जो कि आएगा 7.5/12। सो ये बनेगा आपके पास 40,000 का 6% फॉर 7.5, जो कि आएगा 1,500। ठीक है, 1,500 इज द करेक्ट आंसर। ओके, देन इसके बाद और में गिवन है, आभा, मंजू एंड रिया वर पार्टनर्स, उनकी रेशियो है 3:3 4। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड रिया विड्रू 30,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। इंटरेस्ट लगाना है 10%, तो आपको अमाउंट बताना है अगेन। तो हाफ ईयर की बिगिनिंग में 30,000 विड्रॉ करा है, सो मतलब 30,000 इंटू 2 करेंगे ताकि आपको पूरे साल की ड्राइंग्स मिल जाए, जो कि आएगा 60,000। ठीक है, रेट है 10%, और एवरेज पीरियड कितना लगेगा? देखो, हाफ ईयर की बिगिनिंग में, यानी कि हमारे पास यहाँ पे लगेगा 12 + 6 18, और अपॉन में 2, सो 9/12, 6,000 इंटू 9/12, ये आएगा 4,500। ठीक है, ओके, ठीक है। सो एवरेज पीरियड कैसा है, इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप सिंपल फॉर्मूला लगाना कि फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने मंथ्स पेंडिंग है। देखो, हाफ ईयर है, तो पहली ड्राइंग हुई होगी 1 अप्रैल को। ठीक है, 1 अप्रैल को हमने पहली ड्राइंग करी होगी, तो 12 महीने बचे हैं उसके बाद। और सेकंड ड्राइंग्स करी होंगी 1 अक्टूबर को, हाफ ईयर है ना, तो 1 अक्टूबर के बाद भी 1 अक्टूबर से 31 मार्च, 6 महीने बचे। तो 12/6, सॉरी 12 + 6/2, जो कि आएगा 18/2, दैट इज 9। सो 9 हमने इसलिए लिया। ठीक है, ओके, डन। देन क्वेश्चन नंबर 13, सिंपल सिंपल गिवन है, मनु, सोनू एंड राहुल पार्टनर्स हैं, रेशियो है 4:3 1 अप्रैल को उन्होंने डिसाइड किया कि इनकी रेशियो 3:1 हो जानी चाहिए। WCR आपको गिवन है बैलेंस शीट में 84 का, और क्लेम गिवन है 75 का। तो बहुत सिंपल है, रिजर्व ज्यादा है, क्लेम कम है, एंट्री होती है WCR डेबिट, वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम क्रेडिट 84 75। ठीक है, और जो रिमेनिंग बच गया, हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा है इसमें? 9,000 का जो रिजर्व बचा वो ओल्ड रेशो यानी कि 4:3 में डिवाइड होगी, तो वो आएगा 4,000 3,000 और 2,000। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर बन रहा है। ठीक है, डन, राइट। सो हमेशा हमेशा जितना भी रिजर्व है वो ओल्ड रेशो में डिवाइड होता है, ये ध्यान रखना, इसमें गड़बड़ मत करना। ओके, देन असर्शन है, पार्टनर्स करंट अकाउंट्स मेंटेन्ड अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड में शो अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। तो बिल्कुल सही है, फिक्स्ड कैपिटल में दो अकाउंट बनते हैं, एक तो करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के जो बैलेंस हैं वो डेबिट बैलेंस भी आ सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है, लेकिन जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस ही आता है। ठीक है, सो रीजन लिखा है, असर्शन तो सही है। रीजन है, इन द फिक्स्ड कैपिटल मेथड ऑल आइटम्स लाइक शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, आईओसी, ड्राइंग्स, आईओडी आर रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
गलत। रीजन इज इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल के केस में ये जितने भी एप्रोप्रिएशंस हैं, ड्रॉइंग्स, आईओडी, लॉस या प्रॉफिट का शेयर, ये सब हम करंट अकाउंट में दिखाते हैं, करंट अकाउंट में। ठीक है, कैपिटल में नहीं दिखाते। तो रीजन गलत है, असर्शन इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। असर्शन करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट। ओके, देन इसके बाद क्वेश्चन 15 गिवन है। हमें निकालना है गुडविल ऑफ द फर्म ऑन आदिज एडमिशन। गिवन है सीमा एंड लक्ष्य पार्टनर्स हैं 2:1 में। कैपिटल्स हैं 2 लाख और 1,80,000। एडमिट हुई है आदि, एडमिट हुआ है आदि, न्यू पार्टनर, ठीक है, एज फॉर 1/5 शेयर एंड ब्रॉट 150 एज कैपिटल। हमें गुडविल निकालनी है। सो हिडन गुडविल का क्वेश्चन है ये। तो देखो, सबसे पहले तो आप टोटल कैपिटल निकालो। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। फर्म की कैपिटल कैसे आएगी? नए पार्टनर का कैपिटल है 150 और उसके शेयर का रेसिप्रोकल यानी कि 5। तो आपके पास ये आएगा 7,50,000। ठीक है, 15 × 5, 7,50,000। इसमें से आप माइनस कर दो सबकी कैपिटल्स, कैपिटल्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू एडमिटेड पार्टनर एज वेल। सो कैपिटल है 2 लाख, 180 और 150। इन तीनों को टोटल करते हैं, ये आएगा आपके पास 530। ठीक है, 530 आएगा टोटल। सो 750 माइनस 530 इज 2,20,000। दैट इज द गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म आ गया 2,20,000। सिंपल, राइट। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन 16 दिया हुआ है आपको। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है गीता और हरी की। सो गीता एंड हरी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। क्रिश एडमिट हुआ है एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर विच ही एक्वायर्ड फ्रॉम गीता एंड हरी इन द रेशियो ऑफ 2:3। उसका कैपिटल गिवन है और गुडविल गिवन है। हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी है। तो बहुत ही सिंपल, डायरेक्टली आपको आंसर गिवन है। जो नया पार्टनर है क्रिश, उसने अपना शेयर एक्वायर करा है बाकी दोनों पार्टनर से इन 2:3। तो मतलब क्या है कि वो अगर एक्वायर कर रहा है तो बाकी दोनों पार्टनर्स के लिए वो क्या है? सेक्रीफाइस है। ठीक है, सेक्रीफाइस है। तो आपको जो 2:3 गिवन है ना, ये हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो ही तो गिवन है, आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। सो 2:3 इज द राइट आंसर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी आएगी? 2:3 ही आएगी। ठीक है, ओके, सिंपल, राइट। चलिए, के बाद पार्ट बी से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंडिकेट्स द ट्रेंड एंड डायरेक्शन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एंड ऑपरेटिंग रिजल्ट्स। तो ध्यान रखना, अगर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से क्वेश्चन आता है कि कौन सा स्टेटमेंट या कौन सा टूल फाइनेंशियल पोजीशन की डायरेक्शन या ट्रेंड को शो करता है कि कितना चेंज आया है ईयर बाय ईयर, तो वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट शो करता है। ठीक है, ट्रेंड कौन शो करेगा? कंपैरेटिव स्टेटमेंट शो करेगा। ओके, देन नेक्स्ट है इंडिकेट डैश इंडिकेट द स्पीड एट विच एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर बीइंग परफॉर्म्ड। तो इनमें से कौन सी रेशो ये शो करती है कि एक बिजनेस की एक्टिविटी कितने स्पीडीली चल रही है, कितने अच्छे से परफॉर्म हो रही है? तो इसका आंसर होता है टर्नओवर रेशोज। टर्नओवर रेशोज ही हमें बताती है कि जितना भी काम है वो कितने इफिशिएंटली हो रहा है। और टर्नओवर का ही एक और नाम है, जल्दी से ध्यान करो, एक्टिविटी रेशोज। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन 28 दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल रिजल्ट इन कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो इनमें से कौन से पॉइंट से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो होगा? कैश रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स? नहीं, इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, इन्वेस्टिंग में आएगा। कैश रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स? यस, सेल ऑफ गुड्स एक ऑपरेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो आंसर ऑप्शन बी ही बनेगा। ठीक है, ओके। देन नेक्स्ट है इसमें डिविडेंड पेड बाय फाइनेंस कंपनी इज क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा क्वेश्चन है कि डिविडेंड अगर एक फाइनेंस कंपनी पे कर रही है तो वो कौन सी टाइप की एक्टिविटी बनेगी? अब बहुत बच्चों को लगेगा कि फाइनेंस कंपनी है तो डिविडेंड पे करना तो एक रेगुलर नेचर का काम है, ऑपरेटिंग में डाल के आ जाएंगे, बट नहीं। ध्यान रखना कि चाहे फाइनेंस कंपनी हो चाहे एक नॉन फाइनेंस कंपनी हो, एक ऐसी एक्टिविटी जो हमेशा ही फाइनेंसिंग रहती है वो है डिविडेंड पेड। सो डिविडेंड पेड हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। अब वो चाहे एक फाइनेंस कंपनी पे कर रही हो चाहे एक नॉन फाइनेंसिंग कंपनी पे कर रही हो, हमेशा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही आएगा। ठीक है, ओके, राइट। देन नेक्स्ट है द डेट इक्विटी रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 3:2
विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन द रेशो। सो डेट इक्विटी रेशो को इंक्रीज करना है। इंक्रीज करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि या तो आप डेट को बढ़ा दो या इक्विटी को कम कर दो। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर बढ़ाओ, डिनोमिनेटर को कम करो, इनमें से कोई एक चीज होगी तो रेशो इंक्रीज होगी। ठीक है, पहला है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। तो अगर हम गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे, तो यार इससे तो करंट लाइबिलिटी इंक्रीज होगी, डेट पे कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर इशू करोगे अगर तो यस हमारा डेट बढ़ेगा, डेट बढ़ेगा तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, इंक्रीज होगी रेशो। ठीक है, बहुत सिंपल। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन 30। एज पर दिस क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है, इशू ऑफ फुली पेड बोनस शेयर्स आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश। अगर एक कंपनी फुली पेड बोनस शेयर्स इशू करती है तो उससे इनफ्लो होगा क्या कैश का? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बोनस शेयर्स हैं, ये तो फ्री में इशू किए जाते हैं, इसके बदले कोई भी इनफ्लो कैश का नहीं होता है कंपनी में। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग। दूसरा, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ कैश। अगर हम बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास कैश का इनफ्लो होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक तो हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है। तो हमारा एक फॉर्म ऑफ कैश इंक्रीज हो रहा है, दूसरा फॉर्म ऑफ कैश डिक्रीज हो रहा है ना। बैंक बैलेंस कम होगा, कैश बढ़ जाएगा, है तो दोनों एक ही कैटेगरी के, तो कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, इनफ्लो नहीं हो रहा, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट है। सो बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर इनकरेक्ट। ठीक है, इसके बाद हम एक ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में। देखो, दिया हुआ है क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम, मेजर हेड और सब हेड आपको बताना है। सो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस जो है ये नॉन करंट एसेट्स का पार्ट है, और इसमें भी ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल वाली कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसके अंडर आता है। स्टोर्स एंड स्पेयर्स करंट एसेट्स का पार्ट है, जिसमें इन्वेंट्री का ये पॉइंट होता है। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट्स इज नॉन करंट लाइबिलिटी, और दिखाते हैं हम इसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। ठीक है, सो आपको 3 नंबर के क्वेश्चन इस तरह के भी देखने के लिए एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, ओके। ठीक, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने कुछ 20 MCQ सॉल्व करे, बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में से ही चॉइस वाले क्वेश्चंस भी करे, और आपको आइडिया लगा होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस MCQ में हमें देखने के लिए मिलते हैं। सो अकाउंट्स का एग्जाम है, सो MCQs में 2 या 3 ही क्वेश्चन होते हैं जो थ्योरी बेस्ड होते हैं, बाकी सब प्रैक्टिकल बेस्ड ही होते हैं। तो आपको अपनी स्पीड को बहुत ही तरीके से मेंटेन करके चलना है, क्योंकि MCQs में भी टाइम लगता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और MCQs प्रैक्टिस करते हैं, बट इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।